एसिडिटी की वजह से बहुत परेशान हो गए हैं। पेट हमेशा फूला रहता है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर गर्दन में तेज दर्द रहता है, तीखा दर्द रहता है, और दर्द ऐसे करके सिर की तरफ जाते हुए आंखों तक आता है, जिसे लोग माइग्रेन कहना चालू कर देते हैं। और साथ में कभी कभी एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। जीईआरडी की समस्या बताई गई है कि जीईआरडी हो गया है। क्या होती है ये एसिडिटी, जिसे हाइपर एसिडिटी बोला जाना चाहिए? क्यों हो जाती है ये हाइपर एसिडिटी? और ये जो लक्षण है, पेट का फूलना, सीने में भारीपन, गर्दन में दर्द, सिर में दर्द, आज हम इस पूरे वीडियो में यही जानेंगे कि इस बढ़ती हुई एसिडिटी को किस तरीके से आप नेचुरली घर में रहते हुए ही ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको यह समस्या है या आपके जानने वाले किसी को यह समस्या है, तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको ये पूरे तरीके से समझ में आ जाए कि एसिडिटी का ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है यदि हम छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा ध्यान रखना चालू कर देंगे। आइए हम शुरू करते हैं। एसिडिटी क्यों होती है? तो एसिडिटी बेसिकली एसिड का ज्यादा सीक्रेशन हो, और वो ज्यादा सीक्रेशन कहां होगा? वो होगा आमाशय में। तो ये मान लेते हैं हम, ये है इस तरीके से आमाशय, ये स्थिति, इसको आमाशय या फिर अंग्रेजी में इसी को स्टमक बोला जाता है। ये स्टमक हो गया, बिल्कुल आम के जैसा लग रहा है। अब ये जो है, ये आहार नाल है जो इस तरीके से ऊपर की तरफ चलती है, और यहां ऐसे करके मुंह होता है, ये मुंह है, ऐसे करके ये आहार नाल इस तरीके से चली, ये आहार नाल चलेगी, और आहार नाल इस जगह पर यहां जो डायफ्राम है, डायफ्राम को क्रॉस करके, ये डायफ्राम है यहां ऐसे, इसको क्रॉस करके ये आमाशय में कंटिन्यू होगी। आमाशय मतलब पाचन नली की एक थैली जैसा स्ट्रक्चर, जिसमें खाना मुंह से जो भेजा जाता है आहार नाल से होते हुए यहां पर आकर के वो खाना ये भरना चालू होता है। और इस तरीके से जब यहां खाना भरता है, तब फिर खाने का पाचन होना चालू होता है, खाना पाचक रसों के साथ मिलना चालू होता है। और जब ये खाना पाचक रसों के साथ सही तरीके से मिल जाता है, तब फिर ये यहां से ऐसे करके नीचे की तरफ उतरना चालू होता है। इसको बोला जाता है डिओडिनम, मतलब पक्वाशय। और डिओडिनम जो है, जब आगे की तरफ चलता है तो जेजुनम, और जेजुनम के बाद इलियम। तो ये डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, इन तीनों मिलकर के छोटी आंत बनाती हैं, और जहां छोटी आंत खत्म होती है वहां बड़ी आंत का सीकम चालू हो जाता है, इलियोसिकल जंक्शन बनता है, और इलियोसिकल जंक्शन से यहां से इस तरीके से बड़ी आंत रहती है, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, और उसके बाद सिग्मोइड कोलॉन, फिर रेक्टम, और उसके बाद एनस। ये पूरी स्थिति है। अब हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी। इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है एसिडिटी कैसी हो गई है, हाइपर हो गई है, एसिडिटी ज्यादा हो गई है। इसका मतलब एसिड का सीक्रेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने आहार के प्रक्रम में कुछ लंबे समय तक ऐसा भोजन लिया है जिसको पचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अम्ल की आवश्यकता थी। शरीर ने उस भोजन को पचाने के लिए ज्यादा मात्रा में अम्ल का सीक्रेशन किया, और वो जो अम्ल का सीक्रेशन खाने को पचा रहा था, अब ज्यादा आना चालू हो गया है। और किसी कारण की वजह से आपके आहार में अगर थोड़ी सी कमी आई, जितना एसिड निकल करके आ रहा है उसके अनुरूप अगर इसको आहार नहीं मिलेगा,
तो वो एसिड आपके आमाशय को ही जलाना चालू करता है, इसको बोला जाता है एसिडिटी। अब जब ये आहार नाल जहां आमाशय में कंटिन्यू हो रही है, इसमें ये लेयर्स होती हैं और सबसे अंदर की लेयर जो होती है इसको बोला जाता है म्यूकोसल लेयर। अब इस म्यूकोसल लेयर पर कहीं कहीं इरोजन आना चालू होते हैं, कहीं कहीं ये छिलना चालू हो जाती है, चूंकि इसको गैस्टर बोलते हैं और इस पर जब इरोजन आता है ये छिलती है, पांचों साइन आना चालू होते हैं जिसको इन्फ्लेमेशन बोला जाता है और इन्फ्लेमेशन को आइटिस से डिनोट करते हैं। तो फिर यही हाइपर एसिडिटी की कंडीशन जो है ये गैस्ट्राइटिस जैसी हो जाती है और फिर इसको हम गैस्ट्राइटिस कहना चालू कर देते हैं। एसिड जब ज्यादा बनता है गैस्ट्राइटिस हो जाती है। अब गैस्ट्राइटिस जब ज्यादा रहती है तब फिर इसी को पूरे जब आमाशय में ये गैस्ट्राइटिस हो जाती है तब इसको डिफ्यूज इरोजिव गैस्ट्राइटिस या फिर पेन गैस्ट्राइटिस कह दिया जाता है। अब जब ये पूरे आमाशय में इन्फ्लेमेशन फैल गया, ज्यादा एसिड निकलने की वजह से वो जो इरोजन है अब ज्यादा खराब होते हैं और अब ज्यादा खराब होते हैं तो फिर ज्यादा एसिड निकलना इस समस्या के लिए सबसे ज्यादा समस्या कारक माना जाता है। इसलिए एसिड का सीक्रेशन अब तो कम से कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी एसिड का सीक्रेशन ज्यादा बना रहा तो सिंपली ऐसी स्थिति होगी कि घाव हो गया है और उस पर आप एसिड डाल रहे हो, घाव हो गया है उस पर आप लाल मिर्च डाल रहे हो, घाव हो गया है उस पर आप नमक छिड़क रहे हो या नमक डाल रहे हो। अगर कुछ भी ऐसा करेंगे तो वो घाव जो है वो बढ़ना चालू होगा और वो इरोजन जो है, गैस्ट्रिक इरोजन जिसको बोला जाता है, वो एक तरीके से आमाशय की अंदर की लेयर पे घाव जैसे ही होते हैं और उन घावों पर अगर एसिड लगा या फिर एसिड ज्यादा नहीं आया, चलो एसिड आपने किसी वजह से कम कर रखा है लेकिन आपने मिर्च खा ली और एसिड तो नहीं लगा लेकिन मिर्च उस घाव पे लगी, उस इरोजन पे लगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब कि हम बिल्कुल मिर्च नहीं खाते लाल, हम तो हरी मिर्च भी नहीं खाते लेकिन नमक ज्यादा खाते हैं तो नमक भी घाव पे लगता है, तो कहते हैं ना हमारे घाव पे नमक मत छिड़को, तो नमक भी बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। अब इस हाइपर एसिडिटी की कंडीशन को आप किस तरीके से सवेरे से लेकर शाम तक क्या फॉलोअप करेंगे कि यह कंडीशन आपकी ट्रीट होना चालू हो जाए। अब हम देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले जो आपने शाम को भोजन किया था, शाम का किया हुआ भोजन अगर आपका सही तरीके से पचेगा, सही तरीके से शरीर में लग जाएगा, आमाशय से आंत में उतर करके आंत से एब्जॉर्ब होकर के पूरे शरीर में लगेगा, तो फिर सवेरे सवेरे वो आप जैसे ही जागोगे, जागते ही जल्दी जागते ही कम से कम 3 ग्लास या पॉसिबल हो जाए तो 4 ग्लास सादा पानी पिएं। सादा पानी पिएं, यह कंफर्म है कि पानी सादा होना चाहिए। गर्म पानी आप एसिडिटी के केस में पिएंगे, अल्सर के केस में पिएंगे तो डेफिनेटली आपकी समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए पानी कैसा पीना है? सादा पीना है। अब ये सादा पानी कैसा हो? ये पानी अभी चूंकि गर्मियों का सीजन है तो ये चाहे तो मटके का हो सकता है, अगर आप चाहें तो ये पानी रात को आप जो कांच के बर्तन में या स्टील के बर्तन में रख करके सवेरे इस पानी को पी सकते हैं। तो मटके में होगा तो थोड़ा ज्यादा ठंडा होगा, आप स्टील वगैरह में भी अगर रखते हैं, कांच के बर्तन में भी रात को खुले में पानी रखते हैं तो वो रात की ठंडक की वजह से, चंद्रमा की शीतलता की वजह से वो पानी शीतल प्रकृति का होगा और सवेरे सवेरे ही बढ़ती हुई एसिडिटी, मतलब सूर्य की प्रकृति, पित्त की प्रकृति, उस समय अगर आप चंद्रमा की तासीर का पानी पी लेंगे, शीतल प्रकृति का पानी पी लेंगे तो यह एसिडिटी को सवेरे ही बैलेंस करना चालू कर देगा। इसलिए बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे ऊषा पानम, ये ऊषा पान है, 3 से 4 ग्लास पानी, लेकिन सादा पानी होगा, गर्म नहीं करना है और तावे के बर्तन का पानी भी नहीं होना चाहिए। तावा जो मेटल है वो गर्म तासीर का होता है, उससे अगर पानी चार्ज हो रहा है तो पानी की तासीर भी गर्म हो जाएगी
और गर्म तासीर का पानी अगर सवेरे सवेरे आप पिएंगे, पहले से पित्त की तासीर गर्म होती है, आप ऐसे में गर्म तासीर का पानी पिएंगे तो पित्त सवेरे से ही बढ़ना चालू हो जाएगा। इसलिए आपको पानी सादा पीना है। सादा पानी पीने के बाद आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। थोड़ी देर के लिए रुक गए, अब वो थोड़ी देर के लिए रुकना जो है, उसके बाद फिर आप जाएंगे मोशन गए, हाथ मुंह धो लिया, मंजन कर लिया। मंजन करने के बाद आप सवेरे सवेरे ही कुछ ऐसा करिए जो ये आंतों की चाल थोड़ी बढ़ जाए। अब सवेरे सवेरे आंतों की चाल थोड़ी बढ़ जाए, इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप व्यायाम कर दीजिए और दूसरा आप मुंह को चलाने का कुछ ऐसा काम कर दीजिए। तो मुंह को चलाने का इसके बाद काम होता है ऑयल पुलिंग। तो दूसरे नंबर पर जो इसके इलाज के रूप में उपयोग में ली जाएगी प्रोसेस, वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग मतलब 1 चम्मच सरसों का या नारियल का तेल मुंह में भर के जोर से मुंह में चलाना। इस तरीके से मुंह में चलाएं कि मुंह चले जोर से, और जितना मुंह चलेगा आहार नाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तक इस तरीके से चीजें चलेंगी। और जैसे जैसे पेरिस्टाल्सिस इंप्रूव होगी, वैसे वैसे पाचन का तंत्र इंप्रूव होना चालू हो जाएगा, खाना पचना चालू हो जाएगा। तो ये ऑयल पुलिंग आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस होगा। ये ओरल हाइजीन मेंटेन करेगा, थ्रोट हाइजीन मेंटेन करेगा, दांत, मसूड़े, जीभ, गाल, गला, इन सब के रोगों के लिए तो है ही, लेकिन साथ में ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जनरेट करके, गैस्ट्रोकोलिक मतलब आमाशय से बड़ी आंत, कोलोन की तरफ रिफ्लेक्स जनरेट कर देगा, आमाशय से चीजें बड़ी आंत की तरफ चलाना चालू कर देगा। तो ये आपके पाचन तंत्र की चाल को बढ़ाएगा। गैस्ट्रोपैरासिस जैसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आमाशय की मांसपेशियां लगभग पैरालाइज जैसी हो जाती हैं, उस केस में भी ये वाला ऑयल पुलिंग बहुत इफेक्टिव तरीके से आपके लिए काम में आएगा। अब इस ऑयल पुलिंग के बाद में हम तेल को थूक देंगे। तेल को थूकने के बाद अच्छे तरीके से कुल्ला कर लेंगे, गार्गल्स कर लेंगे। ये इसी में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये गार्गल्स कर लेंगे, गार्गल कर लिए। अब गार्गलिंग करने के बाद बहुत अच्छा रहेगा आप व्यायाम करने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो व्यायाम करने के लिए तैयार करने के लिए क्या था, आपने पानी पिया था, थोड़ी देर रुके थे, फिर मोशन गए थे। मोशन जाने के बाद हाथ मुंह धो लिया था, मंजन कर लिया था, मतलब आपकी आंतें खाली हो गई थी, पेट साफ हो गया था। कहा जाता है व्यायाम करने के लिए आवश्यक नियम है कि आपका पेट बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर पेट साफ नहीं है और आप व्यायाम कर रहे हैं, फायदे की जगह वो चीज आपको नुकसान कर सकती है, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो आपको क्या करना है, अब आप पेट साफ कर लिया था, फिर ऑयल पुलिंग कर ली, गार्गल कर लिए, मुंह को साफ कर लिया। अब बहुत जरूरी है व्यायाम करने के पहले, चूंकि व्यायाम करने में आप श्वसन की दर को बढ़ा रहे होते हैं, मतलब श्वसन तंत्र को एक्टिव होना होता है। श्वसन तंत्र की शुरुआत कहां से होती है, नासिका से। तो नासिका में आप गाय का घी डालेंगे, दोनों तरफ नासिकाओं में 2-2, 3-3 ड्रॉप, 4-4 ड्रॉप घी डाल करके अच्छे से नाक की मालिश कर लेंगे। इस प्रोसेस को बोला जाएगा नस्य। आप नस्य कर लीजिए। नस्य करने के बाद जैसे ही आप फ्री होंगे, फिर आपको व्यायाम शुरू कर देना है। अब इस व्यायाम में आपको क्या क्या व्यायाम करना है, ये सवेरे का रूटीन रहेगा आपका। आपको इस हाइपर एसिडिटी में इस सवेरे के रूटीन से ही बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा, अगर आप ये रूटीन सवेरे सवेरे करना चालू कर देते हैं। तो व्यायाम में क्या करना है, बेहतरीन व्यायाम होता है। अगर आपके घुटनों में, एड़ियों में, कमर में दर्द नहीं है, तो आप ज्यादा देर के लिए चल लें। अब ज्यादा देर के लिए चलने, कितना चल सकते हैं, तो कम से कम 40 मिनट चला जाए, और उस 40 मिनट में कम से कम आपको 4 किलोमीटर चलने का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप 40 मिनट में 4 किलोमीटर टहल सकते हैं, तो व्यायाम में पहला व्यायाम जो होगा वो होगा टहलना। अब टहलना कैसे है, हाउ टू वॉक, हाउ मच टू वॉक, ये जो है कि भाई कितना टहलना है, कैसे टहलना है, कितनी देर में कितने किलोमीटर को कवर करना है, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है। अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो 40 मिनट में 4 किलोमीटर टहलें। लेकिन कैसे टहलें, मौन होकर टहलें, बिना बोले टहलें, और मुंह बंद करके टहलें। अब मुंह बंद करके टहलें का मतलब लोग दो तरीके से समझते हैं कि मुंह बंद करके टहलें मतलब मुंह बंद है, बोला नहीं किसी से।
मतलब यह है कि आप ना तो मुंह खोलें बोलने के लिए और ना मुंह खोलें श्वास को भरने के लिए। नाक से श्वास भरें, नाक से श्वास छोड़ें। हमने नस से इसी वजह से कराया था कि आप नाक से श्वास भर और छोड़ पाए, आपको मुंह को खोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो टहलने में आप मौन होकर के टहलेंगे, मुंह को बंद करके टहलेंगे, नाक से श्वास भरते छोड़ते हुए टहलेंगे। इसके लिए अगर आप चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा, मौन होना, मुंह बंद करना, नाक से श्वास भरना, तीनों चीजें हो जाएंगी अगर हम मुंह में पानी भर के टहलेंगे। तो मुंह में पानी भर लिया और हम टहल रहे हैं, 10 मिनट टहले, 10 मिनट के बाद मान लो पानी मुंह में से निकल जाता है बाहर या पानी निगल जाता है अंदर, तो फिर आप दूसरा घूंट पानी भर के फिर टहलना चालू कर दीजिए। मतलब अगर 40 मिनट टहल रहे हैं तो मुंह में 40 मिनट पानी बना रहे, इसका आप ध्यान रख लीजिए। ये टहलना हो जाए। टहलने के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 10 मिनट और डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी श्वास भरना छोड़ना। अगर आप डीप ब्रीदिंग सामान्य तौर पर वैसे नहीं कर पा रहे हैं तो हाथों के मूवमेंट के साथ कर लीजिए। हाथ श्वास को भरते हुए ऊपर जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, फिर श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। इस तरीके से भी आप इस व्यायाम को दोहरा सकते हैं। ये जो डीप ब्रीदिंग है ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव प्रोसेस रहेगा। श्वास नाक से भरना है, नाक से छोड़ना है, इसका ध्यान रखा जाए। और इसके लिए ये नस से कंपलसरी है। लोगों को लगता है नस से क्या होगा, व्यायाम कर लेते हैं हम तो व्यायाम में नस से अगर आप नहीं कर रहे हो, नाक बंद रहेगी, श्वास भरने छोड़ने में जोर पड़ेगा, सिर में पहले से ही भारीपन एसिडिटी की वजह से रहता था, ये और बढ़ जाएगा। एसिटोजेनिक माइग्रेन कहा जाता है इसको। अगर बिना नाक में घी डाले आप इसको करेंगे तो निश्चित ही आपके सिर के दर्द में धीरे धीरे करके बढ़ोतरी होती जाएगी, वो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। तो पार्ट 1 इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए पार्ट 1 को यहीं क्लियर करेंगे। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे सवेरे से लेकर के शाम तक किस तरीके से आपको खाने पीने में कौन से कंटेंट, मात्रा कितनी रखनी है, ताकि अगर मात्रा कम होती है तो एसिड पेट को जलाता है, मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा मात्रा अपच करा देती है, पेट फूल जाता है। अगर आपने खाने को कम बार खाया तो पेट खाली रह जाता है, खाना बार बार खाया तो पेट भरा भरा फूला फूला रहता है। तो आप किस तरीके से डाइट का मैनेजमेंट करेंगे और पाचन की व्यवस्था को दुरुस्त रखते हुए कैसे खाना है, कितना खाना है, क्या क्या आपको कौन से समय पे खाना चाहिए, आप इस एसिड सीक्रेशन को डाइट के मैनेजमेंट से कैसे मैनेज करेंगे, प्लस नेचुरोपैथी में आप कौन से ऐसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो आपकी इस गैस्ट्रिक इरोजन की कंडीशन को पूरे तरीके से खत्म करने में आपकी मदद करे। नेचुरोपैथी में मिट्टी का इलाज, पानी का इलाज, एनिमा, ये किस तरीके से आप करेंगे, ये पूरा पार्ट 2 में हम देखेंगे। तो ये वीडियो हाइपर एसिडिटी से रिलेटेड, क्यों होती है हाइपर एसिडिटी, कैसे ये हो जाती है और आपका मॉर्निंग रूटीन इसमें कैसा रहना चाहिए, ये आपने समझा। पार्ट 2 हम देखेंगे डाइट और नेचुरोपैथी फॉर हाइपर एसिडिटी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।